नमस्कार, ट्राई सिटी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रूही। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। पंजाब में कोरोना के ताजा मामलों में 81% मामलों में मिला ब्रिटेन का नया खतरनाक वेरिएंट। सीएम कैप्टन ने प्रधानमंत्री से की टीकाकरण का दायरा बढ़ाने की अपील। हरियाणा में शिक्षा मंत्री बोले, फिलहाल नहीं है कोरोना पर सख्ती बढ़ाने की जरूरत। तीसरी से 8वीं कक्षाओं के बच्चों को ऑनलाइन देनी होगी परीक्षा। मोहाली मर्सिडीज हादसे में आरोपी प्रभनूर और अर्जुन अब भी फरार। तलाश में जुटी पुलिस परिवार वालों से कर रही पूछताछ। और चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम भगत सिंह के नाम पर रखने की मांग को लेकर दिल्ली से साइकिल पर चंडीगढ़ पहुंचे समाज सेवी हरपाल राणा। अरुण सूद ने भी किया मांग का समर्थन। पंजाब में कोरोना के ताजा मामलों में से 81% मामले ब्रिटेन के नए कोविड वायरस के पाए गए हैं। इसे लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि कोरोना टीकाकरण का दायरा बढ़ाया जाए, क्योंकि ये नया वायरस युवाओं को अपनी चपेट में ले रहा है। कैप्टन ने चिंता जताते हुए कहा है कि जिस तरह से कोरोना के मामले युवाओं में पांव पसार रहे हैं, उसे देखते हुए फौरन ही केंद्र सरकार को युवाओं को भी टीका लगवाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में लगाई जा रही कोविशील्ड वैक्सीन यूके के इस खतरनाक वायरस B117 से निपटने में सक्षम है, लिहाजा हमें युवाओं को भी इस वैक्सीन का डोज देने में देरी नहीं करनी चाहिए। मंगलवार को कैप्टन ने जनता से भी अपील की कि वो आगे बढ़कर कोरोना का टीका लगवाएं और इस वायरस को फैलने से रोकने में अपना योगदान दें। कैप्टन ने कोविड के सभी नियमों की सख्ती से पालना की अपील भी की। उन्होंने साथ ही ये चेतावनी दी है कि अगर नियमों का पालन सख्ती से नहीं हुआ तो आने वाले समय में कोरोना पर काबू पाने के लिए प्रशासन और सख्त कदम उठाने पर मजबूर हो जाएगा। कैप्टन सीएम की इस अपील से पहले पंजाब की कोविड एक्सपर्ट कमेटी के मुखिया डॉक्टर के तलवार ने पंजाब में तेजी से पांव पसार रहे यूके के कोविड वेरिएंट की जानकारी दी थी। पंजाब स्वास्थ्य विभाग ने 478 कोविड के मामलों के नमूने जांच के लिए NIB, IGIB और NCDC के पास भेजे थे। इधर पंचकुला समेत हरियाणा में भी कोरोना की बढ़ती चिंताओं को लेकर सरकार लगातार अलर्ट नजर आ रही है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने मंगलवार को कहा कि कोरोना के मद्देनजर स्कूल कॉलेज बंद करने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। अभी सब ठीक चल रहा है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो निश्चित तौर पर शिक्षण संस्थान बंद करने पर विचार किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नया शैक्षणिक सत्र के लिए दाखिले अप्रैल के अंत में शुरू किए जाएंगे। उस समय की परिस्थितियों को भी मद्देनजर रखा जाएगा। पहली दूसरी कक्षा की परीक्षाएं मौखिक होंगी। तीसरी से 8वीं कक्षा तक की परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी। अवसर ऐप के माध्यम से पेपर होगा और एक मोबाइल पर 5 बच्चे पेपर दे सकते हैं। 9वीं व 11वीं की परीक्षा ऑफलाइन होगी। विश्वविद्यालयों को परीक्षा के संबंध में छूट दे रखी है। वे ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा अपने हिसाब से करवा सकते हैं। वहीं किसान आंदोलन पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि नए कृषि कानूनों में कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों को कानून और कोरोना वैक्सीन की जानकारी नहीं है, गाँव में वैक्सीन नहीं लगाने दे रहे, ये बात ठीक नहीं है। क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से पूरा शेड्यूल रहने वाला है एग्जाम को लेकर? देखिए, जो पहली से दूसरी की कक्षाएं हैं, मौलिक जो रूप से छात्रों का जो टेस्ट है वो उनके अभिभावक की सहमति के साथ ही उनका टेस्ट लिया जाएगा। और तीसरी से 8वीं तक की जो बच्चों की परीक्षा है वो ऑनलाइन एक ऐप हमने डेवलप किया, उस पर ही लेंगे। पिछली बार भी हमने उसको ही किया था और उस पर लगभग 80% जो बच्चे थे उस पर जुड़े थे। अब की बार उम्मीद है कि उस पर 90% तक बच्चे अब की बार जुड़ जाएंगे और उस पर एक ही मोबाइल पे 5 बच्चे टेस्ट दे सकते हैं और सुबह 5 बजे से लेके और रात के 12 बजे तक ये जो ऐप है ये खुला रहेगा। इसके बाद जो 9वीं से 11वीं तक की परीक्षा है वो हम ऑफलाइन लेंगे और बोर्ड ने जो पेपर है उसका वो सेट कर दिया। लेकिन अगर कोई इस प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं कि जैसे कोरोना के केस बढ़ रहे हैं तो उसमें दोबारा से भी निर्णय ले सकते हैं। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से फैसला किया गया है जी, लगातार केस बढ़ रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस को बंद किया गया। पंजाब में भी इससे पहले फैसला किया गया था, तो हरियाणा सरकार भी, शिक्षा विभाग कुछ ऐसा करने की तैयारी में, परीक्षाएं भी आगामी है, तो इसको लेकर कुछ रणनीति तैयार की गई, कोई चर्चा की गई है आपने? देखिए, अभी तक कुल मिला के ठीक चल रहा है, लेकिन अब अगर कुछ इस प्रकार का कोई परिस्थिति बनती है, सामने आती है कोई, तो निश्चित तौर से उस पर परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेंगे। मंत्री जी, पिछला साल जो है वो बच्चों का पूरा साल घर से ही पढ़ाई रही, ऑनलाइन पढ़ाई रही। ऐसे में नए सत्र को लेकर क्या कुछ प्रारूप जो है वो तैयार किया गया है? किस तरह से रहेगा? क्या इसी चीज को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर नए सत्र के दाखिलों को लेकर क्या कुछ तैयारियां जरूर की जा रही है? देखिए, तैयारियां हमारी हैं। अप्रैल के लास्ट में हम एडमिशन शुरू करेंगे और हमारा इरादा तो है कि हम
सीधा स्कूल अपने खोल लेंगे, जिस प्रकार से आज खुले हैं स्कूल खुले रहेंगे। लेकिन ये परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। फिर भी ये कुछ जरूरी नहीं है कि यही निर्णय रहेगा, जैसी परिस्थितियां होंगी उसके हिसाब से निर्णय लेंगे। देखिए, यूनिवर्सिटी में हमने यूनिवर्सिटी को ही छूट दे रखी है कि वो जिस प्रकार से भी एग्जाम लेना चाहे, वो ऑनलाइन ऑफलाइन जिस प्रकार से भी लेना चाहेगी, तो वो वहाँ की परिस्थिति के अनुसार वही निर्णय लेगी और दोनों ही ऑप्शन खुले हैं। कोरोना की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और किसान जो है वो धरने पे बैठे हुए हैं। क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए? नहीं, सरकार को तो क्या, किसानों को ही करना चाहिए। कोई ऐसी बात है ही नहीं उसमें। कानून में कोई कमी नहीं है। अब उसमें जिद कर रहे हैं। अब नई नई बातें उभर गई सामने। अभी मैं सुबह एक वो देख रहा था, अपना असंध का था, तो वहाँ जो डॉक्टर थे वो कोरोना वैक्सीन के इंजेक्शन लगाने गए, तो कुछ लोगों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया और उस वैक्सीन में कमी बता दी और कहने लगे कि कोरोना कहीं है ही नहीं। पूरी दुनिया जहाँ कोरोना से भयभीत है और पूरी दुनिया के सामने कितना बड़ा संकट है, और अगर कोई आदमी ये कहे कि कोरोना है ही नहीं, तो इस प्रकार से जो बहकाने का काम कर रहे हैं ना जी, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हम अपने गाँव में इंजेक्शन नहीं लगने देंगे। तो ये सारी की सारी ये खाली वैक्सीन की नहीं, कानून भी ऐसी है। कानून के मामले भी यही है, ना तो उसकी जानकारी है कि कानून क्या है और ना ही वैक्सीन की जानकारी है। लेकिन दोनों की चीजों के एक्सपर्ट बन रहे हैं कि वैक्सीन के बारे में भी राय हम देंगे कि लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए। ये तो डॉक्टर का काम है, वो जानता है। मान लीजिए मैं मंत्री हूं, तो मंत्री बनने के बाद मुझे भी पता है इसका, तो डॉक्टर का विषय है ना जी। और जो कानून बनाने का विषय है वो भी उसके एक्सपर्ट बन रहे। वो कानून देखा भी नहीं, जो चीज पक्ष में है वो कहने लगा कि विचार विमर्श से बनना चाहिए। तो एक बार पता तो कर लो विचार विमर्श होगा नहीं है। 19 साल हो गए विचार विमर्श चलते, और सिलेक्ट कमेटी को कानून को भेज दिया कि भाई ये आप इसके बारे में विचार करेंगे। 30 MP होते हैं, मतलब मिनी पार्लियामेंट होती है वो। 30 आदमी उसके मेंबर हैं और वो सारी पार्टियों के हैं। उसमें कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, DMK भी है, आप भी है और अन्य भी जो पार्टी सपा भी है। सब पार्टियों के मेंबर उसमें थे और सब पार्टियों के मेंबर सिलेक्ट कमेटी ने अपना विचार दिया कि इसको अक्षरशः इसको लागू करना चाहिए। और उसके बाद कहोगे भाई आपने सलाह नहीं की, तो सलाह किसके साथ? हजारों लोगों के साथ जो इसके एक्सपर्ट थे, उनके साथ विशेषज्ञों ने राय की कि ये कानून सही है, तो उन सब की राय है कि ये सही है, बनना चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए। जो MLA थे, जो MP थे, उन सब के साथ विधानसभाओं में, लोकसभा में उसके ऊपर चर्चा हुई। अन्य अन्य जगह पर 19 साल तक चर्चा चलती रही। 19 साल के बाद कानून बना। अब कहने लगे तो कोरोना के काल में लिए। भाई पता तो करो कब से शुरू हो रहा। 2001 में इस पर कार्रवाई शुरू हुई थी और 2001 से कार्रवाई चलती चलती ऐसा गया, मतलब इतने लंबे टाइम तक जो जुड़े प्रतिनिधि थे उन्हें किसान की चिंता ही नहीं थी। तो वो सारे किसान की चिंता करने वाले थे, किसान के प्रतिनिधि थे। तो उन्होंने सबने विचार करके इस कानून को बनाया, निश्चित तौर से देश के भी हित में और किसान के भी हित में। और इसमें कहीं कोई जबरदस्ती है ही नहीं। आपका मंडी में मन करता है तो आप मंडी में बेचो, आपका मन करता है तो आप बाहर बेचो। बाहर की छूट ही तो दी, लिया तो कुछ नहीं। आपका मन करता है आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करो, आपका नहीं करता आप जैसे पहले कर रहे वैसे करते हो। इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जरूरी नहीं है। तो इसमें कहीं इस प्रकार की ही नहीं। अब जो स्टॉक की बात है, अब एक टाइम था जब स्टॉक पे रोक लगाई थी, तब देश में उत्पादन कम था, जरूरत ज्यादा थी, उत्पादन कम था। आज उत्पादन ज्यादा है, लगभग 2.5-3 गुना ज्यादा है। तो वो सुरक्षित रहे, उसके लिए जरूरी था कि प्राइवेट सेक्टर भी उसमें अपनी हिस्सेदारी करे और वो भी उसमें सहयोग करे। तो अगर उसके लिए कोई कानून बनाया तो उसमें दिक्कत क्या? और अगर इसको सारे को लागू करने के बाद मान लीजिए आपको लगता है कोई समस्या हुआ तो पार्लियामेंट कहीं चली गई, तो पार्लियामेंट पुनर्विचार कर सकती है। ये पार्लियामेंट भी कर सकती है, आने वाली पार्लियामेंट भी विचार कर सकती है, तो दोबारा उसमें चेंज हो सकता है। देश का संविधान लिखा गया तो इसके मतलब ये तो नहीं कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। कितने ही है, सैकड़ों परिवर्तन है। तो इस पर पुनर्विचार किया जा सका। अगर मान लीजिए इससे कोई नुकसान होता है जैसा ये कह रहे, दोबारा से विचार कर लो, दोबारा उसको ठीक कर लो, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन एक जिद करना कि नहीं हम तो ये मनवा के हटेंगे, हम तो जिद करेंगे, तो ये मैं समझता हूँ ना ही ये किसान के हित में है, ना ही ये देश के हित में है। मुझे लगता है केवल और केवल अपनी राजनीति, अपना महत्व बढ़ाने के लिए कुछ लोग इसको करना चाहते हैं। उनका उद्देश्य कोई किसानवाद नहीं है। धन्यवाद।
मोहाली में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में शामिल मर्सिडीज कार के खिलाफ पिछले 4 महीने में 2 बार चालान हुआ था। ये दोनों ही चालान डेंजरस ड्राइविंग यानी खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने के लिए किया गया था। पहला चालान 13 मार्च को हुआ था। तब रवनीत सिंह नाम के एक व्यक्ति ने खिलाफ खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने के लिए चालान हुआ था। वहीं दूसरी बार 1 दिसंबर 2020 को भी इस कार के खिलाफ तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने के लिए चालान किया गया था। तब MS वेल्डन के नाम से मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 112, 183 और धारा 188 के तहत चालान काटा गया था। पुलिस का कहना है कि दोनों ही चालान का भुगतान नहीं किया गया था। 20 मार्च को हुए दर्दनाक सड़क हादसे के वक्त भी समरत ने इस मर्सिडीज को लेकर तेज रफ्तार का टशन मारने की कोशिश की, जिसने 3 लोगों की जिंदगी निगल ली। वहीं 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। हैरानी की बात यह भी है कि हादसे का मुख्य आरोपी समरत के पास ना तो ड्राइविंग लाइसेंस था और उसने शराब भी पी रखी थी। इस गैर जिम्मेदार हरकत का जिम्मेदार कौन है, कौन कसूरवार है एक नौजवान की ऐसी बेपरवाही का? मोहाली SSP सतिंदर सिंह ने कहा कि अभिभावकों को अपने बच्चों को कानून का पालन करने की सीख जरूर देनी चाहिए। ऐसे हादसे हमारे समाज में मौजूद गैर जिम्मेदार लोगों की पोल खोलते हैं। इस मामले में समरत के 2 दोस्त जो हादसे के वक्त उसके साथ कार में बैठे थे, प्रभनूर और अर्जुन, ये दोनों अब फरार हैं। पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। मिले नहीं, जो जानबूझ के मतलब गायब हो गए हैं, अपनी गिरफ्तारी तो डरते मारे इधर उधर घूम रहे हैं, जिन्हों की भाल जारी है जी। एक ਨੂੰ ਅਸੀਂ गिरफ्तार कर लिया, एक दोषी गिरफ्तार कर लिया। ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕਰ ਲਏ ਅਸੀਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੱਕ, ਮਾਪੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਬੋਲਦੇ हैं ਜੀ। ਮਦਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਕੜ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ ਨਾ। 6 ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ। क्योंकि जो आरोपी हैं वो वेल बैकग्राउंड से आते हैं, उनके जो पिता है एक रुतबे वाले बिजनेसमैन हैं, तो कहीं कोई प्रेशर तो नहीं पुलिस पर जांच को लेकर? नहीं जी, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਅਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, पुलिस ने जांच में ये भी पाया है कि लाइसेंस भी नहीं था उस वक्त जिस वक्त ये हादसा हुआ। जो आरोपी उसके पास लाइसेंस भी नहीं है, तो ऐसे नौजवानों के हाथ में ये महंगी महंगी गाड़ियाँ दे देते हैं और वो नशे में भी पाए जाते हैं और तेज़ रफ्तार 140 किलोमीटर प्रति रफ्तार से वो चल रहे थे। क्या एक मैसेज जो है आप ट्राई सिटी के युवाओं को जो हमें देख रहे हैं उनको देना चाहेंगे? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤੂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਵੱਖਰੀ ਆ। शहीद भगत सिंह का आज शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह किए जाने की मांग तेज की गई। इस मांग को लेकर दिल्ली के अलीपुर शहीद स्मारक घाट से साइकिल यात्रा पर निकले हरपाल राणा मंगलवार को चंडीगढ़ पहुंचे, जहां उनका स्वागत चंडीगढ़ भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद ने किया। हरपाल राणा ने कहा कि चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने की मांग वो करीब 3 सालों से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोशिश सफल नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि अपनी साइकिल यात्रा उन्होंने 19 मार्च को दिल्ली से शुरू की थी, जो अलग अलग पड़ाव से होती हुई शहीदी दिवस के मौके पर चंडीगढ़ पहुंची है। वहीं अरुण सूद ने कहा कि शहीद भगत सिंह न सिर्फ पंजाब के सपूत थे बल्कि पूरे देश के शहीद थे। ऐसे में उनके नाम पर हवाई अड्डे का नाम करना कोई भी गलती नहीं होगी। उन्होंने कहा कि उनका पूरा प्रयास रहेगा कि भगत सिंह के नाम पर चंडीगढ़ का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नामकरण किया जाए। भारत माता की जय। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से आए हैं। कब चले थे आप? 19 मार्च को हम चले थे। पहली जो रात थी वो पानीपत में रुके, फिर उसके बाद कुरुक्षेत्र में रुके और फिर हम अम्बाला में रुके। और यहाँ से दिल्ली से यात्रा जो थी ये शहीद सम्मान साइकिल यात्रा है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि शहीद आजम भगत सिंह जी के नाम से चंडीगढ़ हवाई अड्डे का 14 वर्षों से नाम विचार अधीन है, वो शहीद आजम भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किया जाए। कितने लोग आए आप दिल्ली से? हम 3 लोग साइकिल पे आए हैं और 2 साथी हमारे गाड़ी में हैं। ये गाड़ी किस लिए आपने साथ में रखी हुई है? गाड़ी में जो व्यवस्था होती है, वो जो गाड़ी में सामान की ज़रूरत है उस पर रखने के लिए, यहाँ से हम साइकिलें वापस लेके जाएंगे, वो भी गाड़ी पे ही जाएंगी, तो इसलिए गाड़ी की व्यवस्था है। जब दिल्ली से आप चले थे तो कितने बजे का टाइम था? कितने बजे का? हाँ। दिल्ली से हम 9-10 बजे
11 बजे के आसपास हम दिल्ली कौन से सी चले। तारीख से निकले थे आप? 19 मार्च 11 बजे शहीदी स्मारक अलीपुर। ये शहीदी स्मारक वो स्मारक है जहाँ पर 1857 में 100 से अधिक व्यक्तियों को जिंदा कोलू में पेल दिया गया था और जलते हुए जो कढ़ाव है। यह जो साइकिल यात्रा हरपाल सिंह जी और उनके साथी जो है, ताकि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम जो है शहीद आजम भगत सिंह के नाम पे रखा जाए, उसके लिए आए हैं। ये मुझे पता लगा कि गवर्नर साहब से मिलना चाहते थे। मैं अभी इनकी गवर्नर साहब से बात करवाने के लिए जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से फ्री होते हैं तो गवर्नर साहब से मैं इनकी बात करवाऊँगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आज शहीद आजम जी के बलिदान दिवस पे कोई यात्रा बाहर से आए और पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा के लोगों को इस पर विचार करना चाहिए कि हमें शहीद के नाम पे कोई विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए। ये चंडीगढ़ एयरपोर्ट है, चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा की राजधानी है। उसका नाम अगर शहीद आजम चंडीगढ़ एयरपोर्ट होता है तो इसमें कोई गुरेज नहीं। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी आज शहीदी दिवस के अवसर पर पंचकुला के सेक्टर 12 स्थित शहीद स्मारक पर पहुंचकर शहीदों को प्रणाम किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जिन महान शहीदों ने हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, आज उन्हें याद करने का दिन है। इस मौके पर ज्ञानचंद गुप्ता ने साल 1971 की जंग का जिक्र करते हुए इस जंग में शहीद हुए वीर जवानों को भी नमन किया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत भारत माता की देखिए, आज का दिन उन वीर शहीदों का जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, जिन्होंने हम आज़ादी के अंदर सांस ले सकें, इसके लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसे शहीदों को आज सैल्यूट करने का दिन है, आज उनको श्रद्धांजलि देने का दिन है और उनको याद करने का दिन है। मैं समझता हूं कि उन्हीं की कुर्बानी का परिणाम है कि आज हम आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं। आज मैं समझता हूं कि 1971 के जो हमारे वीर सेनानी जो शहीद हुए, आज उनको भी हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनको भी नमन कर रहे हैं। आज मैं उन अपने नौजवानों को, वीरों को, जो देश की सरहदों के ऊपर कड़कती हुई धूप के अंदर -डिग्री टेम्परेचर के ऊपर हमारी सुरक्षा करने के लिए, सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए जो बॉर्डर पर खड़े हैं, मैं उनको भी सैल्यूट करता हूं, क्योंकि आज वो भी इसलिए खड़े हैं कि हम सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। ऐसे महान सेनानियों का, महान सैनिकों को मैं बार बार नमन करता हूं। आज सर बारिश का मौसम भी है और आकाश भी सर देखिए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज शहीदों का नमन करते हुए आकाश भी हो रहा है। देखिए, मैं समझता हूं कि आज ये खुशी के आंसू हैं, शहीदों को नमन के आंसू हैं, या यूँ कह लीजिए कि शहीदों को प्रणाम है, क्योंकि जिस प्रकार से आज देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के अंदर बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, वीरों ने शहादत दी। मैं समझता हूं कि उनको याद रखना हमारा कर्तव्य भी है, फर्ज भी है, और आज हमें आवश्यकता इस बात की है। आज आज़ादी तो उन्होंने हमें लेकर के दी है, लेकिन आज़ादी की रक्षा करने के लिए हम सबको मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। हमारा देश एक रहे, कोई इस देश को तोड़ ना सके, इस प्रकार का संकल्प लेने की आवश्यकता है।
वहीं शहीदी दिवस पर पंचकुला में कृषि कानूनों को लेकर कई दिनों से धरने पर बैठे किसानों ने आज देश की आज़ादी के लिए शहादत देने वाले शहीदों को याद किया। 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का शहीदी दिवस मनाया जाता है और इसी दिन देश के लिए शहादत देने वाले सभी शहीदों को याद भी किया जाता है। किसानों ने भी अपने प्रदर्शन के दौरान शहीदों को याद करते हुए कृषि कानूनों को लेकर प्रदर्शन किया। पंचकुला कालका हाईवे मौजूद टोल प्लाजा पर किसान कृषि कानून रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं। चंडी मंदिर टोल प्लाजा पर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले पंचकुला और पिंजौर के किसान कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। शहीदी दिवस शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की याद में हम शहीदी दिवस मना रहे हैं, क्योंकि इन्हीं की प्रेरणा से ये आंदोलन हो रहा है। इतना बड़ा आंदोलन आज हो रहा है। ये 1907 में जब शहीद आजम भगत सिंह जी का जन्म हुआ, उस टाइम किसान आंदोलन 9 महीने का हुआ था, जिसमें शहीद आजम भगत सिंह के पिता और चाचा सरदार अजीत सिंह जी और किशन सिंह जी, उन्होंने अगुवाई की थी। देखिए कितना कॉम्बिनेशन बनता है कि उस टाइम सरदार भगत सिंह जी का जन्म होता है और किसान आंदोलन इतना बड़ा जो इतिहास में लिखा गया 9 महीने लंबा, आज भी किसान आंदोलन चल रहा है। ये भी 6 महीने हो गए हैं, तो हम उनको उन्हीं की प्रेरणा से जो आज हम आंदोलन लड़ रहे हैं। उनकी हमारे रगों में जैसे खून होता है, ऐसे जैसे अंग्रेजों के खिलाफ लड़े हैं, आज इस सरकार के खिलाफ किसान लड़ाई कर रहे हैं, तो ये भगत सिंह जी की प्रेरणा है। उनके जीवन से और प्रेरणा लेने के लिए आज हम उनको ये श्रद्धांजलि दे रहे हैं। देखिए, संशोधन भी करवाने को पहले सरकार नहीं मानी थी। पंजाब में पहले संशोधन करने को ही बोला था, तो ये कुछ भी करने को तैयार नहीं थे। संशोधन करने को भी मानेगी और वापस भी लेगी। ये किसान वापस करा कर ही वापस होंगे। चंडीगढ़ मनीमाजरा स्थित तनिष्क ज्वेलरी शोरूम से सोने की चेन चोरी करने वाली 2 महिलाओं को सेक्टर 17 और मनीमाजरा थाने की ज्वाइंट टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ी गई महिलाओं की पहचान नई दिल्ली स्थित नया विहार निवासी गीता चोपड़ा और खरड़ निवासी डिम्पल के रूप में हुई। पुलिस ने दोनों महिलाओं से चोरी की गई सोने की चेन बरामद कर ली है। मनीमाजरा थाना पुलिस ने दोनों महिलाओं को जिला अदालत में पेश किया, जहां से अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मनीमाजरा थाना प्रभारी नीरज सरना और सेक्टर 17 थाना प्रभारी राम रत्न शर्मा को सूचना मिली कि मनीमाजरा स्थित तनिष्क ज्वेलरी शोरूम से सोने की चेन चोरी करने वाली महिलाएं BSNL दफ्तर के पास घूम रही हैं। सूचना मिलते ही मनीमाजरा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर BSNL ऑफिस के पास नाका लगाकर दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि गीता चोपड़ा पर 2014 में दिल्ली में भी केस दर्ज हो चुका है। केसरी फिल्म के गीत तेरी मिट्टी के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड जीतने वाले प्रतीक बच्चन उर्फ बी पराग चंडीगढ़ के हैं। तेरी मिट्टी गीत को गीतकार मनोज मुंतशिर ने लिखा था और अर्को पार्वो मुखर्जी ने इसे कंपोज किया था। मार्च 2019 में यह गाना रिलीज हुआ था। बी पराग पंजाबी संगीत निर्देशक, संगीतकार और गायक हैं। उन्हें पहली बार पंजाबी गीत मन भरिया से प्रसिद्धि मिली थी। उनके पिता वरिंदर बच्चन भी पंजाबी संगीत निर्देशक हैं। बी पराग का जन्म चंडीगढ़ में हुआ था। चंडीगढ़ सेक्टर 21 में पले बढ़े। उन्होंने बताया कि संगीत की पृष्ठभूमि वाले परिवार से थे, इसलिए उनका झुकाव बचपन से संगीत की ओर था। वे गायक बनना चाहते थे और अक्सर अपनी मां के साथ गाने के बारे में अपनी इच्छाओं को साझा करते थे। उन्होंने बताया कि बाद में पूरे परिवार के साथ वे जीरकपुर में शिफ्ट हो गए थे। उन्होंने बताया कि उनके पिता ने यहां आते ही म्यूजिक अकादमी भी खोली थी। जीरकपुर में आकर बी पराग के सपनों को पंख मिले और उन्होंने लगातार हिट गाने भी दिए। करीब 10 साल के अथक प्रयास के बाद बी पराग लगातार अपने गीतों के माध्यम से युवाओं के दिलों पर राज करने लगे हैं।